हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट 2 में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है बच्चों, आइए देखते हैं। व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम coming from outside, immediately the things inside the room do not appear clear to our eyes. This is because बच्चों, जब हम बाहर से एकदम से अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो कमरे में रखी हुई चीज़ें हमारी आंखों को साफ साफ नहीं नज़र आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखों की पुतलियाँ मीन्स हमारी आइज़ के जो पीपल होते हैं उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि जब हम बाहर होते हैं रोशनी में तो हमारी आंखों के पीपल वो कम फैले हुए होते हैं, लेकिन जब हम अंधेरे में आते हैं तो हमारी आइज़ के पीपल फैल जाते हैं ताकि अंधेरे में हम साफ साफ देख पाएँ। तो ऐसा होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो बच्चों, राइट ऑप्शन क्या होगा? पीपल टेक टाइम टू एडजस्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राइट। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बच्चों यही दी गई है कि when we enter a dark room coming from outside, immediately the things inside the room do not appear clear to our eyes. This is just because of the same reason that people take time to adjust. हमारी आंखों के पीपल को एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? द फिनोमेना ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को काम करने के पीछे लाइट की कौन सी फिनोमेना होती है? मीन्स जब लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है तो लेंस से होकर हमारी आंखों के अंदर एंटर कर जाती है और फोकस कहाँ करती है? रेटिना पर, जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों, लाइट जब आई तो लाइट आने पर हमारी आंखों के अंदर लाइट जब एंटर कर रही है तो मीन्स लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइट पहले एयर मीडियम में थी और वो हमारी आंखों में जब एंटर की उस लाइट ने तो मीडियम चेंज हो गया लाइट का। तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है बच्चों। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि लाइट हमारी आंखों में जब एंटर कर रही है तो उसके बाद लाइट ने अपना मीडियम चेंज कर दिया। पहले लाइट एयर में थी और उसके बाद हमारी आंखों में उसने एंटर कर लिया, तो इसने मीडियम अपना चेंज कर लिया, इसीलिए इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये फिनोमेना काम करती है ह्यूमन आई के वर्किंग के पीछे, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। When light rays enter the eye, most of refraction occurs at। जब हमारी आंखों में लाइट आती है बच्चों तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? बच्चों, हमारी आंखों के लेंस के आगे सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर होती है वो होती है कॉर्निया की। तो जितनी भी लाइट आती है वो हमारी आंखों के कॉर्निया में एंटर करती है और उसके बाद लेंस से होकर फोकस करती है कहाँ पर? रेटिना पर, जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो लाइट एंटर कहाँ कर रही है? सबसे पहले आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, और रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पर होता है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? आइए देखते हैं। स्टेटमेंट ए देखिए बच्चों। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है, आंखों का एक दोष होता है मायोपिया, अगर किसी को मायोपिया है तो क्या वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ें आसानी से देख सकता है? नहीं बच्चों, अगर किसी को मायोपिया है तो पास की चीज़ें, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आसानी से देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकता। तो ऑप्शन सी देखिए बच्चों। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राइट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। The least distance of a distinct vision for a young adult with normal vision is about। बच्चों, कोई अडल्ट, यंग अडल्ट जिसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हैं, जिसकी विजन बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? मीन्स एक नॉर्मल व्यक्ति कम से कम कितने डिस्टेंस की चीज़ आसानी से देख सकता है? वो होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर। अगर नॉर्मल आदमी है जिसकी आई विजन बिल्कुल नॉर्मल है तो उसकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर से और पास लेकर अपनी आंखों के पास लाया जाए तो हम उसको आसानी से साफ साफ नहीं देख पाते। तो क्लियर विजन, जो डिस्टिंक्ट विजन होता है, उसका सबसे कम डिस्टेंस क्या होता है? जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी। मीन्स हम 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक के बीच के डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सकते हैं, राइट।
तो बच्चों हम कम से कम जो डिस्टेंस होता है चीज़ों को देखने का वो होता है 25 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल विजन, वो क्या होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स, हमारी आंखों के जो लेंस होते हैं आई लेंस, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। कब बढ़ती है बच्चों, जब हमारी आई मसल्स रिलैक्स होते हैं। ऑप्शन ए देखिए बच्चों, व्हेन आइज मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर, जब हमारी आइज मसल रिलैक्स हो जाती हैं तो जो लेंस होते हैं वो पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। ऐसे में लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ, जो हमारी आई लेंस होते हैं, आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज किसकी वजह से होती है बच्चों, वो होती है सिलेरी मसल्स की वजह से। क्योंकि हमारी आई लेंस जो होते हैं उसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे सिलेरी मसल्स होती हैं, और इस आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज की जाती है सिलेरी मसल्स के द्वारा, इसके एक्शन के द्वारा। राइट, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सिलेरी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, a student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in his textbook। बच्चों एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए चीज़ों को तो आसानी से देख पा रहा है, लेकिन उसके पास में रखी हुई किताब पर जो लिखा हुआ है उसको ढंग से नहीं देख पा रहा। मीन्स दूर की चीज़ आसानी से देख सकता है लेकिन पास की चीज़ बिल्कुल नहीं देख सकता। तो इसको क्या है बच्चों, इसको हाइपरमेट्रोपिया है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर पॉइंट्स होते हैं ना आंखों के, वो बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो नियर बाय डिस्टेंस होता है देखने का वो होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सेंटीमीटर से बढ़ के ये 40 या 50 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर या उसके आसपास है तो भी हम साफ साफ नहीं देख पाते, क्योंकि जो नियर पॉइंट होता है आंखों का, जो लीस्ट विजन होता है, लीस्ट डिस्टेंस होता है, वो 25 होता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में ये डिस्टेंस बढ़कर कुछ और 40, 50, 60 कुछ और हो सकता है। ऐसे में नियर बाय ऑब्जेक्ट जो हमारी आंखों के पास है हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते। उसको क्लियरली देखने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर करना होता है। राइट, तो हाइपरमेट्रोपिया में हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते, इसी वजह से हमारी आंखों का जो नियर पॉइंट होता है वो बदल गया होता है, इसी वजह से ये दिक्कत हमारे सामने आती है। राइट, तो नियर पॉइंट चेंज होने की वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। राइट, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बच्चों आपको दी गई है, ये देखिए आप। इन हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट ऑफ आई मूव्स अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तो सबसे कम डिस्टेंस होता है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं, लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो वो लीस्ट डिस्टेंस या नियर पॉइंट जो होता है वो 25 से बढ़कर ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब 25 जो सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उससे भी दूर हमें ऑब्जेक्ट लेके जाना होता है, तब जाके वो ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं। तो नियर पॉइंट हमारा बढ़ गया है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। राइट, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक प्रिज्म दिखाया गया है। स्टडी द फॉलोइंग रे डायग्राम। इस प्रिज्म को देखिए आप, यहाँ पर बच्चों एक इंसिडेंट रे आ रही है कुछ इस तरह से, और प्रिज्म के जो सरफेस के नॉर्मल है उस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है पी एंगल। तो ये एंगल पी क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद इस लाइट का हुआ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद जब ये लाइट दोबारा रिफ्रैक्ट होकर बाहर गई तो दूसरी सरफेस का जो नॉर्मल है उसके साथ वाई एंगल बनाते हुए बाहर चली गई। तो एंगल वाई क्या है, यह है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होते हैं। राइट, और यहाँ देखिए बच्चों, अगर लाइट इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से मुड़ गई थी, अगर ये डेविएट ना होती तो बच्चों ये कुछ इस तरह से आगे जाती, और जो इमर्जेंट रे थी अगर उसको पीछे की तरफ लाया जाए तो ये दोनों Z पॉइंट पर मिल रही हैं, और एंगल कौन सा बना रही हैं, एंगल Z। तो ये एंगल Z क्या होता है बच्चों, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। राइट, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इन दिस डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रेस्पेक्टिवली हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, P, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, Y, और डेविएशन क्या है, Z। तो PYZ इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बच्चों PYZ कहाँ पर दिया गया है, ये देखिए ऑप्शन PYZ है ऑप्शन सी।
तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बच्चों आपने बादलों में बारिश के बाद इंद्रधनुष रेनबो बना हुआ देखा होगा। तो रेनबो जब बनता है तो यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रिफ्रैक्शन, बिकॉज एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं उसमें रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। लाइट रे जब एंटर करती हैं इस ड्रॉप में तो रिफ्रैक्शन तो होता है, तो रिफ्रैक्शन ज़रूर होगा, राइट। तो रिफ्रैक्शन होगा और साथ ही साथ डिस्पर्जन होता है, लाइट स्कैटर करती है अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स कलर में, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं जब लाइट उसमें प्रेजेंट एंटर करती हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये लाइट बार बार एक सर्टेन एक डायरेक्शन में ये इंद्रधनुष ये रेनबो बन पाता है। तो ये तीन चीज़ हमेशा होंगी बच्चों जब भी इंद्रधनुष बनेगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम यहाँ अर्थ पर हैं और तारे आसमान में ऐसे हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, बार बार इसकी तारे की पोजीशन थोड़ी चेंज होती नज़र आती है। वो क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ऑप्शन बी देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। दोपहर के समय सूरज हमेशा वाइट नज़र आता है, क्यों? क्योंकि दोपहर के समय बच्चों सूरज बिल्कुल हमारे सर के आसपास होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे कम होती है। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे कम होती है सूरज की तो हमें वो वाइट नज़र आता है, लाइट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक्सप्लेनेशन में क्या दी गई है कि सन इज़ डायरेक्टली ओवर द हेड एंड सनलाइट ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस कॉजिंग ओनली लिटल ऑफ द ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स टू बी स्कैटर्ड। और इसी वजह से ब्लू लाइट और वॉयलेट कलर का स्कैटरिंग बहुत कम हो पाता है, इसीलिए सूरज हमें वाइट नज़र आता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। जो साफ आसमान होता है वो हमें ब्लू नज़र क्यों आता है? क्योंकि बच्चों ब्लू इसलिए नज़र आता है क्योंकि वॉयलेट एंड ब्लू लाइट जो होती है उसको स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर या वातावरण हमें ब्लू नज़र आता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन सी, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर मोर देन लाइट। ऑप्शन सी, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर मोर देन लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। और सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो किसकी होती है बच्चों? वॉयलेट एंड ब्लू, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये छोटे पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी करते हैं? वो होता है ब्लू और वॉयलेट कलर की, इसीलिए आसमान हमें नीला और थोड़ा वॉयलेट हमें नज़र आता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट इन एयर। जब वाइट लाइट एयर में आती है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी? राइट, रेड लाइट मूव्स फास्टर्स, नहीं। ब्लू लाइट मूव फास्टर। बच्चों ऐसा होता है कि लाइट का ना उसकी वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, मीन्स ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। एक सेम स्पीड के साथ वाइट लाइट में जितने भी कलर होते हैं 7 के 7 वो सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कोई भी किसी भी कलर की स्पीड ज़्यादा या कम नहीं होती, सब सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena contributes significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise and sunset। जब सनराइज और सनसेट होता है बच्चों तो कौन सी फिनोमिना काम करती है? मैं आपको बताता हूं बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब होता क्या है इसमें बच्चों, जब लेट्स सपोज ये अर्थ है, सनराइज के समय सूरज यहाँ पर होता है और सनसेट के समय सूरज यहाँ पर होता है। ऐसे में क्या होता है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर की तो हो जाती है थोड़ी बहुत, राइट, लेकिन रेड कलर जो होता है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, सबसे कम। और रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। तो जो रेडिशनेस है, जो सन का जो रेड लाइट है वो हमारी आंखों में डायरेक्ट आ जाता है, इसीलिए जो सन का जो कलर है वो रेड नज़र आता है अर्ली इन द मॉर्निंग, और शाम के समय भी ऐसे ही कुछ होता है क्योंकि जो सन लाइट है
उसका रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और डायरेक्टली हमारी आंखों में आती है और हमें सूरज का लाल रंग नज़र आता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है बच्चों, रेड कलर स्कैटर्स द लीस्ट, सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड कलर की, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड कलर की होती है। सो दैट इट ट्रेवल्स द फारदेस्ट, इसी वजह से रेड कलर बहुत दूर तक नज़र आता है हमें, राइट। तो ड्यूरिंग सनसेट or sunrise, light has to travel longer distance to reach us. Hence, only red light reaches us and sky appears reddish. और sky और सूरज ये दोनों हमें उस वक्त लाल नज़र आते हैं, क्योंकि लाल रंग बहुत कम स्कैटर हो पाता है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, तो हमारी आंखों में सिर्फ लाल कलर ही आ पाता है अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के वक्त। तो इसीलिए हमें आसमान भी और सूरज भी हमें थोड़ा रेडिश नज़र आता है ऐसे सुबह और शाम के टाइम पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म अ स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे। बच्चों कोई एक्सपेरिमेंट कोई बच्चा कर रहा है, उसमें क्या करा उसने, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया उसने, उस ग्लास प्रिज्म में उसने रे ऑफ लाइट का उसने पाथ ट्रेस करने की कोशिश की। तो उसने क्या देखा, इमर्जेंट रे। बच्चों इमर्जेंट रे क्या होती है, जो लाइट रे पहले आई नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आई, ये होता है इंसिडेंट रे, और जो रे रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकल के आती है वो होती है इमर्जेंट रे। तो यहाँ पर क्या देखोगे बच्चों, उसने देखा कि जो डेविएट होता है, जो डेविएशन है एंड बेंड्स टुवर्ड्स द थिकर पार्ट्स ऑफ द प्रिज्म, मीन्स कि जो इमर्जेंट रे थी, इमर्जेंट रे गेट्स डेविएटेड एंड बेंड्स टुवर्ड द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। जो इस प्रिज्म का थिकर पार्ट होता है, थिकर पार्ट मीन्स ये वाला जो बीच का पार्ट होता है वो ज़्यादा थिकर होता है, राइट। ऐसा नहीं, ये तो होता है थिनर पार्ट, और जो बीच का जो पोर्शन होता है वो होता है थिकर। तो जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा डेविएट और बैंड कहाँ पर होती है, जो इस प्रिज्म का थिकर पार्ट होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और इसके बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए आप, इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, नहीं। इज़ अलोंग टू द सेम डायरेक्शन इंसिडेंट रे, नो। गेट डेविएटेड एंड बेंड्स टुवर्ड द थिनर पार्ट में नहीं होता। मैक्सिमम जो मोटा पार्ट होता है किसी भी प्रिज्म का, वहाँ से लाइट डेविएट ज़्यादा करती है और बैंड ज़्यादा करती है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।